आज के वीडियो फुली एकदम यूजफुल होने वाला, क्योंकि आज के वीडियो में क्वेश्चन पेपर साइंस का सॉल्व करने वाला हूँ। 10th क्लास के सभी छात्र तैयार हो जाइए। और ऐसा ट्रिक से बताने वाला दोस्तों कि एक बार आपको सुनने पर आपको याद हो जाएगा, दोबारा आपको याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और इसको आप चाहिए, आपको आंसर शीट, आपको आंसर का सही चाहिए, आपको डाउनलोड करना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और आपको वहाँ से डाउनलोड हो जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो लेट किए बिना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों, आपको पैटर्न तो आपको पिछले वीडियो में समझा दिया हूँ। अगर आप नहीं देखें वीडियो तो जाइए चैनल पर, वीडियो पड़ा हुआ है, देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो दोस्तों। पौधे का जनन अंग कहाँ पाया जाता है? पौधे का जनन अंग, जनन यानी कि कहाँ से पौधे छोटे छोटे बच्चन जो अपने बीज को उत्पन्न करते हैं। तो बीज कहाँ से उत्पन्न होता है? देखिए दोस्तों, पुष्प। आप बचपन में देखते हो कि आप अड़हुल के फूल में छोटे छोटे दाना निकलता रहता है, तो वो फूल से ही किसी भी पौधे को बीज निकलता है और उसको सुखाकर दोबारा पुनः में इस्तेमाल लिया जाता है। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है किससे होती है? हरे पौधे में। यानी कि हरे पौधे ऐसे एक जीव जंतु है जिसे प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना पानी जो भी है प्रोसेस वो करते हैं। और 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो आप इसको भुलाइएगा मत दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरे क्वेश्चन में प्रकाश संश्लेषण क्रिया ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है? ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण से कैसे बाहर निकलता है? तो कौन सा प्रोसेस है? तो जल से, ग्लूकोज ले, CO2, कौन सा? तो आपको बता दूं तो जल, ऐसा जल द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाहर निकलती है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? हमारे शरीर में जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? यकृत में, कि अग्नाशय में, कि अमाशय में, कि मुंह में? तो जठर ग्रंथि खाना पचाने के काम में आता है, उस वो अमाशय में पाई जाती है, क्योंकि अमाशय में ही भोजन डाइजेस्ट होता है, यानी कि पचता है। अब आते हैं दोस्तों किसी की प्रक्रिया संपन्न होती है, यानी कि ये ऐसी प्रक्रिया है जो भोजन बनाने में काम करता है। कि तो दोस्तों कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव ऐसा एक द्रव है, आपको कोशिका द्रव डिफाइन एक ऐसा चैप्टर है, आप उसको एक अलग ही टॉपिक पर इसको डिफाइन किया हुआ है, तो चैनल पर जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार श्वसन बनाता है? इथाइल अल्कोहल ऐसा कैसा, मतलब जैसे कि आपको ऑक्सीजन बनाता है, यानी कि O2 कैसे बनाता है? तो आपको अवाड़ीय, यानी कि हवा, ऑक्सीजन की जहाँ पर अधिकांश ऑक्सीजन की बात करेगा वहाँ पर हवा से रिलेटेड अवाड़ीय, अवाड़ीय सब ऐसा वर्ड आएगा, तो आप इससे भी एक ट्रिक से आप मार सकते हैं। तो दोस्तों, हम आते हैं सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? आपको सबको पता होगा कि आपका बी होगा, इसको तो बताने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप 10 क्लास के एग्जाम दे रहे हो, तो आपको जरूर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा एग्जाम के बोर्ड में आते हैं, चाहे अगले साल या चाहे पिछले साल आए। पौधे के अवाड़ीय भाग में जल का ह्रास की क्रिया कहलाती है। पौधे का अवाड़ीय भाग से जल की ह्रास की प्रक्रिया क्या करती है? यानी कि जब जल निकलता है पौधे से, तो क्या कहलाता है उस प्रोसेस को? तो उस प्रोसेस को हम दोस्तों वाष्पोत्सर्जन करते हैं, क्योंकि जैसे ही पौधे संश्लेषण क्रिया करते हैं तो वो पानी निकालते हैं, और पानी को वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहते हैं दोस्तों। निषेचन नहीं होता है, ना ही विरण, परागण। ये सब बच्चे का प्रोसेस, बच्चे बीज का प्रोसेस है, और ये भी बीज का प्रोसेस है, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पानी निकालने की बात कर रहा है तो वाष्पोत्सर्जन होगा। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी बोला था, जैसे ही आपको पानी हवा करने की बात करेगा तो वहाँ अवायवीय जरूर आएगा, क्योंकि हवा से रिलेटेड हर चीज़ आएगा जरूर, तो ठीक से आप भी याद कर सकते हैं। आइए दोस्तों, घोंघा रोग पनपता है। घोंघा रोग किस कमी से पनपता है? तो यानी कि आपको हमेशा पता होगा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि आयोडीन की कमी से घोंघा रोग, घेंघा रोग जो भी है वो होता है। तो आप ये क्लियर याद कर लीजिएगा कि आयोडीन की कमी से। आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे दोस्तों, हम आपको ट्रिक से ही बताने की कोशिश करें, कुछ हमारे निजी जीवन में भी रिलेटेड है, उससे भी मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको इस क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को। रक्त में हले पीले रंग के चिप के द्रव को क्या कहते हैं? रक्त में जो हमारे घुल रहते हैं, वो जब टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप से देखिएगा दोस्तों, तो उसमें आपको रक्त में हल्के हल्के पीले मोलकुलस कोशिका पाई जाती है, तो उसको बताएं दोस्तों। उसको आपको हमारे आम भाषा और किताबी भाषा में प्लाज्मा कहा जाता है, किताबी भाषा में ही प्लाज्मा कहा जाता है। अब चलते हैं दोस्तों, हम रक्तचाप मापने के उपकरण क्या कहते हैं? जब हमारा रक्त है उसका जो गति है, चाप, उसको डॉक्टर किस यंत्र से मापता है? तो आपको बता दूं दोस्तों, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बिहार बोर्ड के हमेशा आता है और आता ही रहेगा। तो आपको बता दूं, रक्तचाप के नापने का उपकरण को हम दोस्तों आपको बता दूं कि आपको सिस्मोग्लोमीटर कहते हैं, सिस्फ्लोमोग्लोमीटर कहते हैं, यानी कि इसको 2 नाम से जाने जाते हैं। आपको दोस्तों बता दूं कि ये ऐसा क्वेश्चन जो हर बार बोर्ड में आता है, तो आप इसको याद करिए जरूर। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है। वाष्पोत्सर्जन यानी कभी भी पिछले क्वेश्चन में बताया था
कि वैसे ऐसा क्रिया है जिससे पानी बाहर निकलता है वाष्पोत्सर्जन से, और प्रकाश संश्लेषण से खाना बनता है दोस्तों। ये दोनों ही आपको याद करना होगा कि वाष्पोत्सर्जन से पानी निकलता है, वाटर निकलता है, और प्रकाश संश्लेषण से खाना, पानी धूप से लेकर प्रकाश संश्लेषण खाना बनाता है। आपको ये कन्फर्म होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें खुला परिचरण तंत्र पाया जाता है? ऐसा कैसा मतलब किस जंतु, किस मानव, किस जंतु में खुला परिचरण तंत्र? इसका मतलब स्केलेटल सिस्टम, जो हमारे हड्डियों का ढांचा है उसको ही परिचरण तंत्र कहते हैं। तो इसमें देखिए दोस्तों हमारे मानव होंगे, क्योंकि हमारे शरीर में ही हर प्रकार के खुले तंत्र पाए जाते हैं। अब आते हैं हम दोस्तों, रक्त क्या है, हमारा खून क्या है? आपको पता होगा कि ऊतक है, क्योंकि ये चिपचिपा टाइप का होता है, ये सबको पता होना चाहिए। मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? मूत्र जो हमारे जो मूत्र पेशाब जो आम कॉमन भाषा में बोलते हैं, उसका पीला रंग कभी कभी देखते हैं पीला रंग होता है उसका, अधिकांश वो पीला रंग होता है, लेकिन उस किस कमी से या किस कारण से आपको होता है, तो आपको देखिए यूरिकोम से मतलब, यानी कि आपको पता होगा कि आपके पेशाब में यूरिया पाया जाता है, इससे भी आप ट्रिक याद कर सकते हैं कि यूरिक्रोम। चलिए हम 16वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभयलिंग जंतु है? अभयलिंग ऐसा जंतु है दोस्तों कि मतलब अपने से खुद से ही बच्चा दे, तो वो अपने आप ही मतलब बच्चा देता होगा, तो उसको केचुआ कहते हैं। कि उसको मेल फीमेल की जरूरत है, वो अपने चाहे मेल हो चाहे फीमेल, तो वो अपने से ही बच्चा दे देगा। तो ऐसे जंतु को हम कछुआ कहते हैं, क्योंकि हाथी मेल फीमेल चाहिए, कुत्ता भी मेल फीमेल चाहिए, और गाय को भी मेल फीमेल चाहिए। लेकिन केचुआ एक ऐसा जंतु है जो अपने आप प्रोडक्शन करता है। अब आइए, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश होता है? यूरिया देखिए दोस्तों, फिर यूरिया के बाद का जहाँ हम अपने मूत्र की बात करते हैं कि हमारे मूत्र में यूरिया पाया जाता है, तो मूत्र से रिलेटेड यहाँ पर कौन सा है? तो देखिए वीर, ये भी नहीं हो सकता है दोस्तों। फेफड़ा तो हमारे शरीर के बीच भाग में पाया जाता है। यकृत, इनमें से कोई। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको वृक्क हमारे जो जनन तंत्र का एक ऐसा भाग है जो हमारे बॉडी पार्ट के नीचे पाया जाता है। इससे ही यूरिया का प्रवेश होता है, क्योंकि ये पेशाब करने में भी सहायक करता है। आपको बायो पढ़े होंगे, आप बायो पढ़े होंगे तो बायो में जरूर पढ़ाया होगा। जैववर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, यानी कि जैववर्धन को प्रदर्शित करने के शॉर्ट नाम से किस नाम से जाना जाता है? ये भी याद पाठ करते हैं कि एटीपी जाना जाता है, क्योंकि बायो में अधिकांश इसको पढ़ा गया होगा, अलग ही चैप्टर है जैववर्धन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक उपभोक्ता है? ये देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता ऐसा होता है कि देखिए आपको साइकिल, आपको पढ़ा होगा कि एक साइकिल होता है, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल घास होता है, और घास को कीड़े खाते हैं, कीड़े को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है, बाज को अब लास्ट जो स्टेज में होते हैं वो लोग खाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्राथमिक उपभोक्ता उसी को कहते हैं, घास को, जो पानी से उबलता है। तो यहाँ पर क्या होगा? शाकाहारी, यानी कि घास शाकाहारी होती हैं और खाने वाले शाकाहारी होते हैं। घास को जो भी खाएगा वो शाकाहारी खाएगा, मांसाहारी कभी शेर घास नहीं खाता है दोस्तों। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन से भूगतीय जल का उदाहरण है? भूमगतीय जल का उदाहरण ये होता है कि हमारे धरती में कौन सा जल पाया जाता है? तो कुआं, समुद्र, नदी, तालाब। देखिए दोस्तों कुआं होता है, क्योंकि कुआं अंडरग्राउंड वाटर का एक अलग टाइप से, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर में ही पाया जाता है, क्योंकि कुआं को गोल में खासकर नीचे पानी मिलता है, और समुद्र ऊपर सरफेस में पानी होता है, नदी का भी ऊपर सरफेस में पानी होता है, तालाब के ऊपर सरफेस में। तो आप समझ जाइए इसी से कुआं। आप थोड़ा ऐसा क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको कुछ ना कुछ हिंट जरूर मिल जाएगा आपको ऑप्शन से, आप उसे भी टिक मार सकेंगे, उससे भी आसानी पड़ेगा आपको दोस्तों। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, यानी कि नेचुरल डेवलपमेंट, यानी कि नेचुरल विकास द्वारा हमें मतलब क्या कहा जाता है? एक साइंटिफिक नाम, तो मेंडल वार कहते हैं। मेंडल वार कहते हैं, आप भी पढ़े होंगे मेंडल वार। मेंडल नामक वैज्ञानिक ने बायो में समझाया था इसको कि कैसे जीव जंतु प्राकृतिक के देन मतलब प्राकृतिक प्रभाव से भी वृद्धि करते हैं, यानी बढ़ होते हैं। आप पढ़े होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे हमारे क्या कहलाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि साइकिल के बारे में, उसी से आप जान लीजिए कि इसको आप घटक कहते हैं, क्योंकि उपभोक्ता ऐसा है मतलब खाने वाले को उपभोक्ता कहते हैं, और उत्पादन ऐसा है कि मतलब खुद खाकर उत्पादन करता हो। ठीक दोस्तों। और अब घटक ऐसा होता है कि मतलब उत्पादक है कि इसको खाकर सब्जी है, अब घटक यानी उपभोक्ता। अब उत्पादन को खाने वाले को उपभोक्ता कहते हैं, उपभोक्ता को खाने वाले को आप घटक कहते हैं। तो आप याद कर लीजिए इसका जो आपका आंसर होगा, इसका आपका आंसर होगा, इसका सी होगा दोस्तों। आपको 12 का सी आपको उत्पादक होगा।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन हमारा महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। अंडोत्सर्जन का कारण है, अंडोत्सर्जन का कारण है यानी कि अंडा किस कारण से होता है। तो FSH जो एक फार्मूला है जिसको अभी मैं हमको भी पूरा डिटेल्स के बारे में पता नहीं है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, अपने किताब में भी देख लीजिएगा, लेकिन इसका कंफर्म है आपका C होगा। आते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर। लेगरहैंस की द्विपीडिकाएँ कहा जाती है, यानी कि लेगरहैंस की द्विपीडिकाएँ कहा जाती है या कही जाती है, जो भी आप क्वेश्चन इसको पढ़ सकते हैं। इसका है अंडाशय में, अग्नाशय में, अग्नाशय अमाशय दो होता है और विक्र में। तो दोस्तों इसका होगा अग्नाशय, यानी कि भोजन पचाने वाली क्रिया में पेट में पाए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। थायरॉक्सिक हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है। इसका संश्लेषण थायरॉक्सिक हार्मोन जो है, इसका संश्लेषण यानी कि जिसका प्रोसेस होने में किस चीज़ का होने के अति आवश्यक होता है। तो आपको आयरन यानी कि लोहा जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, इसका Fe कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम दोस्तों। निस्लन कणीय पाई जाती है, निस्लन कणीय यानी कि हमारे इंग्लिश में इसको निस्लन ग्रेनुलोर यानी कि फूल से रिलेटेड है। तो आपको पता होगा कि आप जब फूल के बारे में पढ़े होंगे तो आपको कोढ़ी भी पढ़ाया होगा, उसी से आपको ये रिलेटेड क्वेश्चन है। तो न्यूरॉन में यानी कि छोटे छोटे जो होते हैं उसको न्यूरॉन करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बहुत सारे हमारे कंपटीशन क्वेश्चन में भी पूछता है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का वजन देखिए दोस्तों, एक्चुअली तो मानव मस्तिष्क का 1300 ग्राम से 1400 ग्राम का वजन होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन क्या दिया है 1500 ग्राम। तो 1500 ग्राम स्टार्टिंग में नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर 0.5 से ग्राम 1 ग्राम है, 1 kg है। और आपको देखिए यहाँ पर 2 से 4 kg, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों हम बताएं कि 1300 ग्राम से 1400 ग्राम यानी कि 1.3 से 1.4। तो इसमें ऑप्शन में आपको C होगा, क्योंकि यहाँ 1.2 से 1.4 तक है, यानी कि 1.3 इसके अंदर है। तो आप इससे भी समझ सकते हैं वो इसका C होगा, क्योंकि मानव मस्तिष्क शरीर का 2% भाग होता है। आप ये भी याद कर लीजिए कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव मस्तिष्क हमारे शरीर का कितना % भाग हो सकता है। तो आपको ये भी याद कर लीजिए 2%। अगले क्वेश्चन की ओर चलते बढ़ते हैं दोस्तों। निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु उपयुक्त लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब होता है क्या है, मतलब उनका प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा, उल्टा, वास्तविक या क्या होगा। तो आपको बता दूं दोस्तों, इसका जो आंसर है वो भी, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है लेंस प्रतिबिंब से। तो आप इसको भी एक क्लियर पढ़ लीजिएगा और इसको ट्रिक से याद कीजिए दोस्तों। कोई भी क्वेश्चन आप अगर ट्रिक से याद करते हैं तो आपको याद करने में आसानी होगी। बाकी रिटर्न से आज याद कीजिएगा, कल भुला जाइएगा, ट्रिक वाला हमेशा आपको आजीवन याद रहेगा। चलिए दोस्तों अलग आते हैं। अलग क्वेश्चन में आते हैं, साइड मीनार के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है। साइड मीनार ऐसा मीनार जिसके गाड़ी के हम देखते हैं कि बगल में 2 मीनार लगा होता है, ऐनक जिसे कहते हैं, वो किस दर्पण यानी किस दर्पण से बने होते हैं। तो आपको बता दूं, साइड मीनार जो गाड़ी का दर्पण होता है वो उत्तल लेंस से बना होता है, क्योंकि दर्पण से नहीं बना होता है, अधिकांश वो लेंस से ही बना रहता है। हर गाड़ी में अलग अलग नहीं होता है, सेम ही होता है दोस्तों। अब चलते हैं अवतल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। अवतल लेंस जो हमारा है उसके बना प्रतिबिंब इनमें से सभी होता है, क्योंकि आभासी भी होता है, सीधा भी होता है और छोटा भी होता है। हर तीनों टाइप में उसको पाया जाता है, तो इसके तीनों ही होगा। अलग चलते हैं अगला क्वेश्चन की। चलो, ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या है। ऊर्जा यानी कि फोर्स, एनर्जी का दोस्तों एसआई यूनिट क्या है, तो आपको जूल होगा, क्योंकि जूल प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं और इसे भी कह सकते हैं। तो अगर आपको ये दोनों दिया होगा तो आप जूल प्रति सेकेंड ही मारिएगा अधिकांश। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलते हैं। आकाश का नीला रंग होने का किस अपघटन का परिमाण है, यानी कि आकाश जब नीला रंग होता है तो किसके कारण होता है। अपवर्तन के कारण, कि परावर्तन के कारण, कि प्रकीर्णन के कारण, कि इनमें से कोई नहीं। तो अपवर्तन तो दोस्तों प्रकाश इधर से उधर निकलता है, उसको अपवर्तन परिवर्तन होता है। प्रकीर्णन हो सकता है, क्योंकि प्रकीर्णन है दोस्तों कि प्रकाश के किरण अगर कोई भी प्रोसेस घटना होती है उसे प्रकीर्णन कहते हैं। तो आपको आकाश का नीला रंग आपको आँख और प्रकाश के बीच में जो डिफरेंट बनता है उसी के चलते होता है। अब अगले क्वेश्चन चलता है, समान नेत्र की निकटतम दूरी क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर होता है। आपको हमेशा याद कीजिए, क्योंकि ये VVI क्वेश्चन है। ये हमारे हम जब लोग एग्जाम देने वाले थे 10 क्लास का, तब भी ये क्वेश्चन दिया था। तो इसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को आते हैं, किस उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर उसकी क्षमता होती है। यानी किसी लेंस का मतलब फोकसांतर यानी कि फोकस
आपको 50 है तो उसकी क्षमता क्या है, इसका फार्मूला है 2 डायरेक्टर्स निकालने का। तो इसका आंसर आपको निकाल कर बताते हैं दोस्तों, इसका +5 होगा, क्योंकि उत्तल लेंस जो है हमारा, नहीं दोस्तों उत्तल लेंस माइनस में आता है, तो -5 डायरेक्टर होगा, ये आपको याद करना होगा। अवतल लेंस प्लस में आता है और उत्तल लेंस माइनस में आता है, तो आपको उत्तल लेंस मारना होगा 5 डायरेक्टर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, यानी एक प्रिज्म ऐसा होता है जिससे कि फोर्स निकलता है तो ये 5 रंगों से डिवाइड हो जाता है, तो इसको 5 रंग कह सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे साथ पूछा गया है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, यानी कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में किसके द्वारा, मतलब अगर उसको बनाया जाता है या सुधारा जाता है तो क्या उसमें परिवर्तन किया जाएगा। अभिनेत्र लेंस यानी कि हमारे आंखों में क्या परिवर्तन किया गया। तो आपको पता होगा कि अधिकांश इसमें पुतली ही खराब होता है, क्योंकि पुतली आपको अगर सब आगे वाला सीन, आपको आगे का जो आँख का सरफेस है उसमें खराब हो जाएगा, तो आपको बाकी कोई सही रहे या ना सही आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो आपको अधिकांश डॉक्टर आपको पुतली ही चेक करता है पहले, क्योंकि लाइट के कारण वो फैलता है और सिकुड़ता रहता है। ये देखिए वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, तो प्रकाश के परिवर्तन के या अपवर्तन के एक बार जान लीजिएगा। कॉन्फिडेंस, आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हम आंसर क्या दे रहे हैं। प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन दोनों का नियम 2 ही है, यानी कि दोनों का नियम 2 है दोस्तों। ये आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मैं आंसर क्या दे रहा हूँ, ये ना कि डाउट में रहे कि मैं आंसर ये दूंगा ये आंसर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोटोग्राफी कैमरे के अभिदृशक होते हैं। देखिए फोटोग्राफी जो हमारे कैमरे, मोबाइल कैमरे जैसे हो गए या किसी कैमरा डीएसएलआर जो भी है, उसका लेंस उसका होता है अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है अधिकांश। उस पर लिखा जाता है कि मतलब आपका किस कैमरा में यूज किया जाता है। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन की किरण किस बिंदु से गुजरने वाली। एक क्वेश्चन सॉल्व वाला क्वेश्चन है, इसको मैं आपको आप किताब में देख लीजिएगा, इसका आंसर है फोकस। इसको रट लीजिएगा थोड़ा, ऐसा क्वेश्चन होता है 1-2 की जिसे रटा जाता है, उसको आप ठीक से नहीं याद कर सकते हैं। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण या विचलन, तीनों में से कौन होगा। तो तीनों में से तीनों होगा, क्योंकि दोस्तों अगर एक रंग का प्रिज्म से कभी भी लाइट नहीं पास होता, उसका डिफरेंट अलग अलग, एक लाइट पार होगा तो उसमें 7 रंग 8 रंग 5 रंग होता है, इसलिए इसमें आपको इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, विचलन कोई नहीं होगा, तो इसका डी होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। पवन विद्युत जनित्र यानी कि जो हम बिजली सप्लाई करते हैं, जो पंखा ऊपर चलता है और जिससे बिजली उत्पन्न होती है, तो उसकी कुंडली को घुमाने का काम मूलतः कौन करता है। तो अधिक फोर्स लगेगा, जैसे ही दाब लगेगा तो उच्च दाब का हवा, क्योंकि अगर जैसे ही दाब लगेगा तो डायना घूमेगा और डायना घूमेगा तो आपका बिजली सप्लाई होता रहेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलता रहेगा। अगली क्वेश्चन है, कांच की अवतल लेंस की याऊ की शक्ति क्या होती है। कांच की अवतल लेंस की याऊ, यानी कि ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए दोस्तों, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। कांच की अवतल लेंस की वायु की शक्ति होती है, यानी कि जब हमारा अवतल लेंस पूछा जाएगा तो आपको धनात्मक ही मारिएगा और उत्तल लेंस अधिकांश माइनस में आएगा, तो इससे भी आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन दोस्तों अगर आप 2-3 बार पढ़िएगा तो उसको कुछ ना कुछ ट्रिक्स मिल ही जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। ये देखिए दोस्तों वीवीआई क्वेश्चन है, जो मैं वीवीआई क्वेश्चन दिया हूँ यहाँ पर हर वीवीआई क्वेश्चन, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन हमको भी लगता है कि आने वाला है, तो उसको मैं अधिक वीवीआई बोल देता हूँ। देखिए दोस्तों ग्राफाइट ऐसा है कि जो इसे विद्युत का सप्लाई होता है, मतलब उसमें विद्युत लाइन पास होता है। अब अगले क्वेश्चन क्या आते हैं, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या है। ये सॉल्व वाला क्वेश्चन है, इसको मैं बता दूं कि दोस्तों आपको, आप अपने किताब के द्वारा, अपने बुक के द्वारा सॉल्व कर लीजिएगा। इसका 50 सेंटीमीटर होगा जहाँ तक हमको उम्मीद है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलन हो जाती है, मतलब अभिलंब से जब सघन माध्यम से विचलन हो जाती है तो अभिलंब से क्या होगी, तो अभिलंब से दूर जाएगी। ये आपको फिगर्स के द्वारा आपको समझाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, तो लेकिन आप जाकर देख लीजिएगा सरल माध्यम, विवरण माध्यम, जहाँ पर आपको टॉपिक समझाया हुआ किताब में, वहाँ पर अधिकांश समझने में अच्छा पड़ेगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या करते हैं। विद्युत धारा जो हमारा उत्पन्न होता है,
जो पावर सप्लाई होता है उसको कैसे कहते हैं, तो जनित्र कहते हैं। यानी जनित्र ऐसा यंत्र है जो विद्युत को सप्लाई करता है। ये भी आपने याद करना होगा क्योंकि ये भी वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? पारंपरिक स्रोत ऐसा होता है यानी कि मतलब वो नेचुरल नहीं होता है, वो मतलब यूज करने योग्य तक होता है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत सौर ऊर्जा है, यानी कि आप सौर ऊर्जा से खाना वाना बना सकते हैं, लेकिन वो दोस्तों सॉरी दोस्तों, पारंपरिक स्रोत यानी कि नेचुरल सोर्स होता है, यानी कि वो कभी अलग नहीं होता है, मतलब वो हमेशा मिलता रहता है, वो सौर ऊर्जा। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, कुछ क्वेश्चन होता है जो हमसे भी थोड़ा हट जाता है, लेकिन आप कुछ दिन बाद आप उसको कमेंट में बता भी सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। कांच की एक समांतर पट्टियाँ पर सफेद किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन प्रथम आवर्तन के घटित है? यानी कि आप कांच की पट्टी एक समांतर तिरछी आपतित होती है तो निम्नलिखित में कौन अपवर्तन के साथ घटित होता है? दोस्तों इसका 48 का आपको ए होगा, क्योंकि विचलन के कारण ही ये प्रक्रिया होती है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए दोस्त, हमारे घर यानी कि हमारे जो घर में पावर सप्लाई हो रहा है वो विद्युत आपतित की जाती है, तो वह 220 धारा, 220 प्रतिवर्ती धारा, 12 वोल्ट या 12 प्रतिवाट धारा। आपको पता ही होगा दोस्तों, हमारे घर में जो पावर सप्लाई होता है वो 220 वोल्ट का होता है, लेकिन डिस्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा में क्या अंतर है? डिस्ट धारा देखिए दोस्तों, जो लाइन द्वारा आता है और एक जनरेटर से लाइन दिया जाता है, तो दोनों अलग अलग है, तो हमारा इसका ए होगा, आपको क्लियर होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। जस्ता का परमाणु संख्या सबको पता होगा कि 30 होगा, क्योंकि जस्ता का परमाणु संख्या 30 नंबर पर जस्ता आता है, बाकी इसका कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसका 30 ऑप्शन होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम। ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र, ये अधिकांश क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया गया है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ध्रुवीय सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। और अगले क्वेश्चन को चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक यानी कि आपको इसका आंसर होगा बी, यानी कि NH4OH। सभी क्वेश्चन को बता दो, कोई भी जो मैं आंसर बता रहा हूँ अधिकांश उसको किसी न किसी मतलब साइड से या बुक से मैंने उसको खोजा है, ऐसा नहीं है कि मैं अंदाजे बता रहा हूँ आपको। इसीलिए अगर कुछ क्वेश्चन गलती भी हो सकता है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर हमको बताइएगा, आपको बहुत सारे छात्रों को इससे आपको सॉल्व करने की प्रेरणा मिलेगी दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं। हेमाटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का यश है? हेमाटाइट यानी कि देखिए दोस्तों, हेमाटाइट मैग्नेटाइट ये लोहे का अयस्क है, यानी कि उसका टाइप्स है। अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं। सल्फराइड यश का संदर्भ निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? सल्फराइड यश जो है उसको शुद्ध करने के लिए कौन सा विधि का उपयोग किया जाता है? आपको पता ही होगा कि एक ऐसा विधि भी है जिसको आप लोग पढ़ चुके होंगे, फिर उत्फलन विधि, इसका एक अलग से ही आपको मिलेगा अयस करने के लिए, यानी कि शुद्ध करने के लिए। बातें हैं अगले क्वेश्चन 55। अभिक्रिया Zn+O2 और इसके आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अभिक्रिया Zn+O2 और ZnNO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी कि आपको 55 का विस्थापन होगा, क्योंकि ये विस्थापित करता है, ये समीकरण आप समझ लीजिएगा, इसको विस्थापित कर कर ये बन जा रहा है, तो इसीलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया भी कर सकते हैं हम, यानी कि इसका बी होगा। ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या होगा दोस्तों? आपको पता होगा कि ग्लूकोज एक ऐसा प्रोटीन एनर्जी है जिससे हमको ताकत मिलती है, इसका होगा C6H2 और 6। ये आपको ट्रिक से भी याद करना है, 6 12 6 याद कर लीजिएगा, इसको भी आसान होगा। अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालक करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? विलय होता है, कब विलय होता है? आयनित होता है। तो आपको बता दूं दोस्तों, ये होता है आयनित, यानी कि टर्मरिक माइनस प्लस दोनों निकालता है अम्ल, ऐसा एक चीज़ है। क्षार नहीं निकलता है लेकिन अम्ल निकालता है। लिथियम के बाह्य सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कोई भी इलेक्ट्रॉन सेल का नाम लेगा उसका माइनस और प्लस जरूर टर्म होगा, तो इसका 2 होगा। अगली क्वेश्चन चलते हैं। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, यानी कि शून्य समूह का कौन सा इसमें आवर्त सारणी में तत्व है? तो वो H है, यानी कि हाइड्रोजन है दोस्तों। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? यानी कि माइनस में पाए जाने वाले विद्युत ऋणात्मक कौन हो सकता है दोस्तों? तो आपको ए होगा, क्योंकि लोहा में प्लस और माइनस अधिकांश दोनों में पाया जाता है, तो इसलिए अधिक इसको माइनस में पाया जाता है, इसलिए इसको ए माना जाएगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जल में विद्युत अपघटन के कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है?
एनोड और कैथोड दो ठे निकलता है, तो आपको बता दोस्तों कैथोड पर आपका निकलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलता है एनोड पर। अगले क्वेश्चन चलते हैं, मानो हमारे शरीर का पीएच मान कितना है, 7, ये होगा 7 ले 7.8 तक के बीच में आपका हमारा शरीर का पीएच मान हो सकता है। निम्नलिखित यौगिक में अम्ल कौन सा अम्ल है, इनमें से कौन सा अम्ल है हमारा, तब को बता दूं अम्लों के पहचाने का एक सिंगल सा है, उसका जो होगा वो शॉर्ट में ही होगा, Na2O हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के 64, निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है, यानी संश्लेषित आपको सबसे स्टार्टिंग ऑप्शन में बताया था कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, तो संश्लेषण यानी कि हल्दी, क्योंकि ये खाना अंदर बीज पे आता है, इसका पत्ता ऊपर होता है, ये प्रकाश संश्लेषित की क्रिया कर इसको फूड पहुंचाता है, जिसके चलते ये बड़ होता है, आपको पता ही होगा। देखो दोस्तों मैंने ट्रिक से सारा क्वेश्चन बता रहा हूँ और बताने वाला भी हूँ अगले क्वेश्चन, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, भाई का चैनल है, सपोर्ट कीजिए, बिहार बोर्ड से भी अपडेट आपको इसमें मिलता रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करेगा तो वो क्या बनेगा दोस्तों, तो कार्बनिक अम्ल बनेगा, क्योंकि ये कार्बनिक अम्ल बनकर पौधे में वो खाना पहुंचाने का काम करेगा। कॉपर फ्लोराइड का रासायनिक संगठन क्या है, कॉपर फ्लोराइड का रासायनिक संगठन दोस्तों आपको बता दूं, इसका आपको CuFeS2, इसका ये होगा CuFeS2, इसको थोड़ा नोट लीजिएगा क्योंकि ये ट्रिक से बताने वाला क्वेश्चन नहीं है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु कौन सा है, प्रकृति में दोस्तों मुक्त अवस्था में केवल 3 धातु पाए जाते हैं, सोना, ग्रेफाइट और कुछ एक और अलग है, उसका भी नाम हमको याद नहीं आ रहा है दोस्तों। अगली क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, इनमें से कौन सा धातु को आपको अभिक्रिया तुरंत ही कर लेगा, तो आपको हो जाएगा एल्युमिनियम, क्योंकि जीडी नहीं करता है, एयू नहीं करता, आर्गन है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, Ag मतलब होता है हमारा आर्गन, यानी कि तुरंत ये किसी से मिक्स हो जाता है, यानी कि किसी से अभिक्रिया कर सकता है। किस अधातु के बाह्य तल सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, किसी बाह्य सेल के इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो सकती है आपको दोस्तों, तो इसका नॉर्मली हमको जहाँ तक ही उम्मीद है बी होगा, क्योंकि 5, 6 और 7 तक ही डिफरेंट है, यानी कि 4, 5, 6, 7 तक लास्ट होता है। पीतल निम्नलिखित में किनकी मिश्र धातु है, यानी पीतल जो बनता है वो किस धातु से मिलकर बनता है, वो Cu+Zn से बनता है, यानी कि इसका ए होगा। आपको ये भी डिफरेंट लग रहा होगा थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन समवायी है, समवायी मतलब दोस्तों आपको जहाँ तक हमको इसका कुछ आइडिया नहीं है दोस्तों, लेकिन इसका आंसर मैंने देखा था इथेन और इथेनाइल होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, 42-72 का क्वेश्चन नंबर है, CH3OCH5 का आईपीएससी प्रणाली अनुसार नाम बताइए। आईपीएससी नाम किसी भी तत्व का आपको बताया गया होगा आपके टीचर द्वारा, तो उसका इथेनॉल, मिथेनॉल, ईथर होता है, इसका किसी फार्मूला पर बनाया जाता है दोस्तों। लोहे की अभिक्रिया भाप से करने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है, यानी कि जो भाप से अभिक्रिया करेंगे तो कौन सा ऑक्साइड बनेगा दोस्तों, तो इसका होगा Fe3O2, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन भी मिलेगा, भाप में आपको पता है कि पानी निकलता है इसी के साथ। एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, तो आवर्त श्रेणी में इस तत्व का वर्ग संख्या क्या होगा, आवर्त श्रेणी में अगर 16 का है तो आवर्त श्रेणी में इसका वर्ग शायद हमको लग रहा है दोस्तों, इसको सॉल्व करने पर आपको होगा कि 4 आएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, यानी कि कौन सी धातु इसमें से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, वो हमारा लोहा है, यानी कि Fe। एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन हो तो मिश्र धातु का नाम क्या होगा, यानी कि इसका होगा डी दोस्तों, कार्बन सिल्वर होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, जिंक सल्फाइड हाइड्रोनियम के साथ प्रक्रिया बनाता है, यानी कि इसका प्रक्रिया क्या बनाता है, तो आपको सी होगा, H2O2 हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी धातु याओं के उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन का संयोग करते हैं, यानी कि इसका ए होगा। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, हमारा शायद लास्ट क्वेश्चन होगा, इसकी उपस्थिति उपद्रव कहलाता है, उपस्थिति उपद्रव को हम गैंग कहते हैं, यानी कि उसको गंदगी से सूचित किया जाता है। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातु तार बनाता है, यानी कि तन्यता गुण अगर जैसे नहीं होगा उनमें तो उसको नहीं बना सकता है कभी भी तार। ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, तो आपको कैसा लगा वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो भाई को चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर दें और हर आपको सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा कुछ दिनों में, तो आप थोड़ा वेट कीजिए। और दोस्तों आप ट्रिक से किसी भी क्वेश्चन को बहुत दिन तक याद कर सकते हैं, लेकिन ये रटन विद्या के भरोसा मत रहिएगा। आप एक बार वीडियो स्लो मोशन में भी देख सकते हैं, अच्छा लगेगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और कुछ भी इसमें थोड़ा भी गलत होगा दोस्तों तो मुझे माफ़ कीजिएगा और उसका आंसर जरूर